हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई पिक्चर आप लोग को दिख रही है, राइट? सो कैन यू गेस व्हाट इज दिस? मैम, these are the kidneys. Ma'am, this is a bladder. Everything is marked over here. But what exactly is this called? This is called a human excretory system. And you all have guessed it right कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीटरी? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है? क्या इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है मैम? एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली हमें पता है, हम डे टू डे लाइफ में वेरियस मेटाबॉलिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में. यस और नो? इज इट राइट और नॉट कि हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? या तो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं या कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव जिसको कहते हैं, ब्रेकडाउन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का. इन दोनों केस में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है. एनर्जी रिलीज हो रही है एंड फॉर्म सम सब्सटेंसेस दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी. कुछ सब्सटेंसेस बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होती है. ओके और ये सब्सटेंस, देखो अभी आपके घर में कोई सब्सटेंस नहीं चाहिए, जैसे नहीं हम लोग कहते हैं कबाड़ इकट्ठा हो गया, तो तुम लोग क्या करते हो? उसको रखे रहते हो घर पे? नहीं रखते हैं ना. ऑब्वियसली हम उसको फेंकना पसंद करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए एक न्यूसेंस ही होगा. सेम वे अगर बॉडी में कोई सब्सटेंस नहीं रिक्वायर्ड है बाय द बॉडी, उसको भी हम वेस्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं. एंड दे नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल. क्यों? क्योंकि वो भी हमारे लिए कबाड़ बन जाती है और टॉक्सिक हो जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टॉक्सिक. टॉक्सिक यानी कि जहरीला हो जाता है. और इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे बनता है. पहले तो कैसे बनता है वो पढ़ेंगे. उसके बाद वो सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है बॉडी से, ये भी पढ़ेंगे. ओके तो what is excretion and what are the products and system? Let us discuss. Okay, the process of removal of harmful metabolic waste products from the body is called excretion. तो excretion क्या है? Process of removal of harmful metabolic waste product, जो harmful होते हैं बॉडी के लिए, waste products निकालने के प्रोसेस को, ठीक है, हम एक्सक्रीशन कहते हैं. और ये अगर हम लिविंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये कह सकते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन. यहाँ तक कि इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड. मतलब ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है विद इन द बॉडी. ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? हमारा बाहर और अंदर का टेम्परेचर अलग होता है ना, तो वो बॉडी ना वो एक मेंटेन अपने एक तरीके से मेंटेन करता है. टेम्परेचर को इस तरह मेंटेन करता है कि बॉडी का टेम्परेचर बाहर से मैच हो जाए, ठीक है. ये हम देखेंगे कैसे. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स, ये वाला टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे. देखो हम तो अभी कह रहे थे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे बॉडी में या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है कौन कौन से? सबसे पहला है अमोनिया, ठीक है. अमोनिया ये सबसे टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट होता है. एंड अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है. So the organism excreting ammonia as waste product are called ammonotelic and the process is called ammonotelism. यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट ही अमोनिया होता है, जैसे कि एक्वेटिक एम्फीबियंस, फिशेज, ये लोग ना अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म मतलब कहा जाता है. ये एक्चुअली हायर क्लासेस के लिए आप लोगों के लिए, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना कि अमोनिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है. फिर यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, है ना. यूरोटेलिक द ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटिंग यूरिया एज वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड यूरोटेलिक एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड यूरोटेलिज्म. और ये मैमल्स या एम्फीबियंस, यानी कि हम लोग भी यूरिया बहुत वेस्ट प्रोडक्ट हमारा होता है. तो मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, माँ ऐसे याद रखना, यूरिया ऐसे याद रखो, ठीक है. याद तो तुम लोगों को कुछ निमोनिक बना के ही याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक. पहला क्या था? अमोनोटेलिक. फिर था यूरियोटेलिक. अमोनोटेलिक में अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि फिशीज, एम्फीबियंस रिलीज करते हैं. यूरियोटेलिक में मैमल्स, एम्फीबियंस यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं. और यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड
ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं इन सेमी सॉलिड फॉर्म एज वेस्ट प्रोडक्ट. ओके, दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म. एग्जाम्पल कौन कौन है इसमें? बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एक्सेट्रा. ठीक है, बर्ड्स वगैरह अक्सर यूरिक एसिड क्या करते हैं? एज वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं. ये तो हुई थी बात छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स की. लेकिन ना बड़े बड़े जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऑर्गन्स क्या होते हैं ये हम चलो पढ़ते हैं. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन हायर एनिमल. ठीक है, सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, उसके बाद है स्किन, उसके बाद है लंग्स, उसके बाद है लीवर. किडनीज में ये हमारा प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ठीक है, और ये लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करता है. स्किन, ये सेवरल स्वेट ग्लैंड्स इसके अंदर होते हैं. ये दिस ग्लैंड सिक्रीट स्वेट विच कैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर अलोंग विथ इट. ठीक है, तो स्वेट में आप लोग ने देखा होगा ना, पसीना जिसको हम कहते हैं, उसमें पानी, बहुत पानी होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें नमक भी होता है, नाइट्रोजन वेस्ट भी होता है. नेक्स्ट है क्या? जो स्वेटिंग होती है इट इज मेनली कंसिस्ट विद द प्रोसेस ऑफ थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन यानी कि हीट को, क्योंकि बाहर हीट बहुत होती है तो बॉडी, जब ज़्यादा गर्मी होती है तभी तो हमें पसीना आता है, तो इस तरह हमारा हीट का बैलेंस हो जाता है. हीट को हम थर्मल भी बोलते हैं ना, इसीलिए नाम पड़ा थर्मोरेगुलेशन. दैट इज मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. अब नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हायर एनिमल्स है लंग्स. दीज आर मेंट टू एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड. लंग्स में देखो, आप लोगों को पता है ना, जब हम टेक इन ऑक्सीजन, जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उसको हम इनहेलेशन कहते हैं. जब लेकिन एक्सहेलेशन करते हैं तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम क्या बाहर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. कोई भी चीज़ बॉडी से बाहर निकल रही है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि लंग्स का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अब नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है लीवर. लीवर क्या निकालता है? यूरिया, बाइल पिगमेंट्स और भी जो टॉक्सिन्स है, जहरीली चीज़ें हैं, है ना, वो लीवर निकालती है. इसीलिए हम इसको डिटॉक्सिफाइंग ग्लैंड कहते हैं. यूरिया इज सिंथेसाइज फ्रॉम एक्स्ट्रा एमिनो एसिड इन द लीवर. इसीलिए कोई भी जब भी हम लोग ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पीते हैं ना, नहीं पीना चाहिए, इसमें एमिनो एसिड बन जाता है. कोई भी खाना ऐसे नहीं खाना चाहिए जिससे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाए ना, यूरिक एसिड ज़्यादा बन जाए या यूरिया ज़्यादा बन जाए, अमोनिया ज़्यादा बन जाए, ये हमारे बॉडी को हार्म करता है. नेक्स्ट टॉपिक है डिफिसेक्शन इज नॉट एक्सक्रीशन, यानी कि पासिंग आउट ऑफ रिमूवल ऑफ फीसेस, दैट इज डिफिकेशन. इसको फिसिसेशन भी बोल सकते हैं. ये एक्सक्रीटरी प्रोसेस नहीं होता है. इट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिबल फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल वाया द एनस. ठीक है, जब हमें ना बहुत लैट्रिन वगैरह हो रही है तब अनवांटेड फूड मतलब वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा. वो भी सही नहीं है कि खाना बस निकलते जाए, डाइजेस्ट होना भी ज़रूरी है ना. तो डिफरेंस है. एक्सक्रीशन वो होता है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड नहीं निकलता है. ओके, फ्रॉम ड्यू टू वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन. And since fecal matter is not formed by metabolism, its removal is not considered as excretion. ठीक है, ओके. आओ अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी से निकलता है. हमने बताया ना, नंबर 1 अमोनिया है, नंबर 2 बाइल पिगमेंट्स है, नंबर 3 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, नंबर 4 क्या है? यूरिया है, अभी तो मैंने ये सब डिस्कस किया था. नंबर 5 यूरिक एसिड है, नंबर 6 यूरोक्रोम है और नंबर 7 वाटर. ठीक है, ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक वेस्ट. सोर्स क्या है अमोनिया का? इनकी सोर्स देखते हैं. चलो, अमोनिया का डीएमिनेशन यानी कि जो रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप जो होता है एमिनो एसिड इन लीवर, उससे निकालता है. कौन निकालता है? किडनी. ठीक है, बाइल पिगमेंट्स कैसे बनते हैं? हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन इन लीवर हो जाता है. और ये ऑर्गन जो एक्सक्रीट करता है लीवर करता है. लीवर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहेगा. जब भी आप लोग डायग्राम बनाओगे लीवर को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड बनाओगे. ठीक है, क्योंकि लीवर अपने बाइल पिगमेंट जो है किसमें भेजता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल है और सोर्स क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स। और ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड कौन बॉडी से निकालता है, लंग्स। इनऑर्गेनिक आयन्स है फूड एंड वाटर, किडनीज और सलाइवरी ग्लैंड से निकलते हैं। यूरिया डिराइव फ्रॉम अमोनिया, ये भी किडनी और स्किन से निकलता है, स्किन से स्वेट के फॉर्म में निकलता है। यूरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड ब्रेकडाउन इन लिवर, किडनीज से निकलता है। यूरोक्रोम हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन इन लिवर, किडनीज से निकलता है। वाटर फूड एंड वाटर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, किडनी स्किन एंड लंग से निकलता है। ओके गुड। अब जो डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आप लोगों को, उसी को चलो हम फर्दर पढ़ते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने दिखाया था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। चलो उसकी मार्किंग पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा पोस्टीरियर वेना कवा और ये आउटर, ठीक है। फिर आप लोग नोटिस करोगे ये जो किडनी है, यू नो, दो बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन या एब्डोमिनल कैविटी, इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, ये डायफ्राग्राम, यहाँ पे डायफ्राग्राम होता है, उसके नीचे है ना, मतलब लोकेटेड जो किडनीज होते हैं लोकेटेड बिलो द डायफ्राग्राम होते हैं ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एंड प्रोटेक्टेड बाय 2 रिब्स। जो लास्ट 2 रिब्स होते हैं उससे ये प्रोटेक्टेड हो जाता है। ओके, राइट किडनी जो है थोड़ा सा नीचे होता है। देखो ये राइट किडनी है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है ना। तो राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है ना लेफ्ट किडनी से, क्यों? बिकॉज लीवर जो है यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे लीवर होता है, इसलिए राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा छोटा होता, मतलब नीचे होता है, छोटा नहीं होता। और इसीलिए वो लीवर ने जगह ले ली, तो इसको वो जगह देने के चक्कर में राइट किडनी थोड़ा सा लोअर आ जाता है देन लेफ्ट किडनी, ठीक है, क्योंकि लीवर उसको नीचे पुश करता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी अगर आपको पढ़ना है तो जो किडनी है आप लोग देखो वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है अप्रॉक्सीमेटली, 6 सेंटीमीटर वाइड होता है और 3.5 सेंटीमीटर थिक होता है। जो आउटर सरफेस होता है इज कॉन्वेक्स एंड द इनर सरफेस इज कॉन्केव। जो इनर कॉन्केव सरफेस होता है नॉच टाइप स्ट्रक्चर कॉल्ड हीलियम होता है इसमें, ठीक है। तो अगर हीलियम को आपको हाइलियम भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे आप लोग देखिए, देखो इंटरनली आप लोग अगर इसको गौर से देखोगे किडनी को, ये देखिए ये किडनी है और इंटरनली आप लोग उसको नोटिस करो। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि द आउटर सरफेस ऑफ किडनी कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स पता है ना, हाँ। और इनर सरफेस क्या होता है, कॉन्केव होता है, देखो कॉन्केव है। अब जो कॉन्केव सरफेस में आप लोग नोटिस करो एक नॉच टाइप स्ट्रक्चर जिसको हम हाइलियम कहते हैं। देखो ये हाइलियम है, नॉच टाइप स्ट्रक्चर है, हाइलियम है, देखो, या हाइलम बोल दो उसको, हाइलम बोलो, हाइलम। ओके, ये क्या करता है, सप्लाई ऑफ ब्लड अकर्स, इसी से सप्लाई ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। और रीनल आर्टरी और रीनल वेन क्या करता है, इसी से अटैच रहता है और पास करता है इन एंड आउट ऑफ किडनीज में ब्लड पास होता है। ओके, अलोंग विथ यूरेटर एंड नर्व सप्लाई। तो यूरेटर भी थोड़ा सा नर्व सप्लाई इससे है ना, ये होता है किडनी में। तो किडनी इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय थिन वाइट शीट कॉल्ड रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल जो होता है उससे ये कवर्ड होता है। ओके, तो मेन रीजन क्या देख सकते हो आप किडनी में, 2 रीजन है। एक तो क्या है, आउटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये देखो ये जो कॉर्टेक्स रीजन है ये वाला, ये आउटर रीजन हुआ ना, आउटर कॉर्टेक्स हुआ। और जो इनर रीजन है, ओके, देखो ये आउटर कॉर्टेक्स जो होता है ये थोड़ा डॉटेड टाइप डार्कर रीजन होता है, विच इज डॉटेड इन अपीयरेंस, थोड़ा डॉटेड होता है, ठीक है। और नेफ्रॉन्स आर हाईली कॉइल्ड इन दिस रीजन। कॉर्टेक्स में अक्सर क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसको। अब मेड्यूला जो होता है, जो ये वाला पार्ट है मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला जो होता है इसमें देखो फाइनली स्ट्रिप्ड क्या है, महीन महीन स्ट्रिप नहीं दिख रही, लाइंस नहीं दिख रही है आप लोगों को, गौर से देखिए। और मैं इसको जूम करती हूँ। ओके, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, फाइन स्ट्रिप्स दिख रहे हैं ना। तो ये स्ट्रिप्स जो होते हैं ये कोनिकल शेप बना लेते, कोन की तरह शेप बना रहे हैं, है ना, ये क्रोनिकल प्रोजेक्शन। और इनको हम रीडल और मेड्यूलरी पिरामिड, पिरामिड जैसे दिख भी रहे हैं ना, देखो ये पिरामिड जैसे दिख रहे हैं, तो इनको हम रीनल या मेड्यूलरी पिरामिड्स बोलते हैं।
एपेक्स ऑफ ईच रीनल पिरामिड प्रोजेक्ट्स इनवर्ड्स, इनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। एपेक्स यानी कि उसका जो नोक है इनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। कहाँ इनवर्ड्स की तरफ जा रहा है? टूवर्ड्स द पेल्विस, टूवर्ड्स द रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस है, देखो ये रीनल पेल्विस है, ये मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं, ठीक है, ये कॉर्टेक्स है। वापस से मैं बता रही हूँ, डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखो ये है पिरामिड्स, मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं। फिर ये क्या है? ये क्या है? कॉर्टेक्स है, आउटर वाला पार्ट, आउटर डार्कर रीजन कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसमें डॉटेड अपीयरेंस है, ठीक है। ईच रीनल पिरामिड जो है अंदर की तरफ जा रहा है, पेल्विस की तरफ, ठीक है, वेरी गुड। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स और रीनल ट्यूब्यूल्स और यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? नेफ्रॉन्स और रीनल ट्यूब्यूल्स और यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो तीनों में से एक नाम याद रखो, नेफ्रॉन याद रखो। तो चलो नेफ्रॉन को पढ़ते हैं। अगर मैंने उसको इंपॉर्टेंट कहा, जैसे नहीं कहती हूँ मैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसी तरह नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब मेन फंक्शन, जो सारा काम या सारा दारो मदार किस पे गया है? नेफ्रॉन पे। तो नेफ्रॉन पढ़ना जरूरी है। चलो नेफ्रॉन पढ़ते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है? देखो ये है नेफ्रॉन, देख लिया? देखो कैसे दिख रहा है मैम, ये तो कीड़े मकोड़ों जैसे दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये कप शेप दिख रहा है आप लोगों को। इस कप शेप को बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। कप शेप के अंदर ये महीन महीन गूदड़ गादड़ दिख रहा है, ये ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। एक नस अंदर को आ रही है, एक बाहर को जा रही है। जो अंदर को आ रही है वो एफरेंट आर्टियोल है, थोड़ा सा मोटा होता है, वो रीजन भी बताऊंगी मैं क्यों। एक बाहर को जा रही है, वो इफरेंट आर्टियोल है, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम नीचे को जा रहा है, देखो ये एक ना ऐसे नहीं लग रहा है, एक यू शेप ट्यूब है। ये यू शेप ट्यूब को हम हेनली, लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। इसमें एक असेंडिंग लीब है, एक डिसेंडिंग लीब है। असेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे, छोटे से बड़ा है ना, और ये नीचे से ऊपर को जा रहा है तो डिसेंडिंग हुआ, ठीक है। तो डिसेंडिंग लीब ऑफ हेनली और असेंडिंग, देखो ये वाला असेंडिंग होगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर को जा रहा है। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो ये डिसेंडिंग लीब ऑफ हेनली है, असेंडिंग। तो इसको हम याद रखना, इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। उसके बाद जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट होता है, ये वाले लाइन में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जा रहा है, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में याद रखना, जो शुरू में है ये वाला पार्ट, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यानी कि पीसीटी, और ये वाला पार्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यानी कि डीसीटी। और फाइनली ये जो लाइन दिख रही है आपको, उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। वापस से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। नेफ्रॉन क्या होता है? इट इज अ हाईली कॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये काम इसका क्या है? इट फिल्टर्स द ब्लड इन ऑर्डर टू रेगुलेट केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेज लाइक सोडियम सॉल्ट्स एंड देयरबाय प्रोड्यूस यूरिन। यानी कि मेन काम क्या है इसका? ब्लड को फिल्टर करता है और जो पानी जो बच गया है या पानी में कोई सोल्यूबल सब्सटेंस है उसका यूरिन बना देता है। क्या बना देता है? यूरिन। यानी कि यूरिन बनाने का काम है। एक नेफ्रॉन का काम क्या है? यूरिन बनाना। तो ईच नेफ्रॉन दो पार्ट में है, एक माल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्क्यूल एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो दो पार्ट क्या है? माल्फिजियन बॉडी। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट को हम माल्फिजियन बॉडी कहते हैं। देखो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है एफेरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये सारे माल्फिजियन बॉडी में ये एक्चुअली ना, अगर मैं बोलूं ये वाला पार्ट आ कहाँ रहा है, ये जो पार्ट है ना, ये इस किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। जो माल्फिजियन बॉडी, इट लाइज इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। इसी को तो मैंने उसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे बताया है कि नहीं। और ये माल्फिजियन बॉडी में दो पार्ट्स है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ये देखो ये है। अब उसको मैंने इसको मैग्नीफाई किया। देखो पहले तो मैंने ये पार्ट को मैग्नीफाई किया। मैंने कहा कि ये जो माल्फिजियन बॉडी कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आता है, तो मैंने ये यहाँ पे बताया आपको, लो। फिर यहाँ से मैंने ये वाले माल्फिजियन बॉडी को यहाँ पे मैग्नीफाई करके बताया कि माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्क्यूल में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। देखिए आप लोग खुद देखिए, ये वाला आपको कप शेप स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है?
इट इज अ सिंगल सेल थिक वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और इसके अंदर जो है ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये वाला पार्ट, ओके, इज अ सिंगल थिक वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और ये जो बाहर का लेयर है इसका, ये जो बाहर, इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, यानी कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, ठीक है। और उसकी जगह ये एक नस अंदर को आती है जिसको हम अफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, और एक बाहर को जाती है। तो ये जो टफ्ट है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो इसमें है, ये माल्फिजियन बॉडी बेसिकली करता क्या है? इट फिल्टर्स आउट लार्ज सोल्यूट्स फ्रॉम द ब्लड एंड डिलीवर स्मॉल सोल्यूट इनटू द रिबल ट्यूब्यूल फॉर देयर मॉडिफिकेशन। देखो समझो बच्चा लोग, क्या समझो, देखो यहाँ पे ब्लड आया एफरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है। बात ये हुई, आ तो गया, जो बड़े बड़े जो पार्टिकल, जो छन्ना है, एक छन्ने का काम कर रहा है। यहाँ पे बात समझिए आप लोग, छन्ने का काम कर रहा है। तो जो बड़ा बड़ा चीजें छन्नी हो रही है, जो बड़ी बड़ी चीज छन्नी हो रही है, वो कौन कर रहा है? अंधेरा हो गया, कौन कर रहा है? ये ऊपर वाला पार्टी कर रहा है, माल्फिजियन बॉडी, ठीक है। और जो छोटे मोटे छन्ने को छान के, तो यूरिन में अगर सारे मिनरल निकल गए तो हमारे बॉडी से सारे मिनरल निकलेंगे नहीं। तो क्या होता है पता है, जो भी हम लोग खाते पीते हैं, ब्लड, उसमें से जितने न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे किडनी एब्जॉर्ब करके ले लेता है। सिर्फ वेस्ट वाली चीजें यूरिन बन के निकलती है। तो जो मैक्सिमम चीज या मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स या जो भी एब्जॉर्ब करना होता है, वो माल्फिजियन बॉडी कर देती है, ठीक है। अब रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? द बोमन कैप्सूल लीव्स इनटू अ कॉइल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल, यस और नो। अब ये रीनल ट्यूब्यूल, आफ्टर पासिंग थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स, द फिल्ट्रेट कंटिन्यूज टू द कलेक्टिंग डक्ट, है कि नहीं? जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उसमें चला जाता है। तो ये जितने रीनल ट्यूब्यूल्स है, ये सारे रीनल ट्यूब्यूल से जब सब पास हो जाता है, फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। और दीज लॉन्ग एंड थिन स्ट्रक्चर्स आर फर्दर डिवाइडेड टू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। तो ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन कौन सा है? पीसीटी, डीसीटी और हेनली। ये देखो, ये लूप ऑफ हेनली है, ठीक है, गुड मैम, ये लूप ऑफ हेनली हम समझ गए। ये लूप ऑफ हेनली में पीसीटी है जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इधर है, देखो डीसीटी है इधर है, और ये लूप ऑफ हेनली है, ठीक है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पीसीटी को पढ़ते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं? देखो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है पीसीटी ये वाला पार्ट है। तो यहाँ से देखो, ग्लोमेरुलस से छान के पीसीटी में चला गया, है कि नहीं? ग्लोमेरुलस से छान के फिल्ट्रेट पीसीटी में चला गया। अब पीसीटी में क्या होने वाला है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, और इट फाउंड बिहाइंड द नेक ऑफ माल्फिजियन बॉडी। नेक, इसके नेक के पीछे की तरफ है ना, माल्फिजियन बॉडी के पीछे की तरफ है, ओके। पीसीटी अलॉन्ग विद बोमेन कैप्सूल लाइज इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी। अगेन मैंने ये हमेशा कहा कि ये वाला पार्ट किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है, मेड्यूलर रीजन में नहीं पाया जाता है। फिर आगे बढ़िए, हेनलीज लूप, ये जो लूप ऑफ हेनली है, ये वाला नीचे यू शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे इट इज अ यू शेप, हार्पिन शेप, नहीं हार्पिन्स लगाते नहीं है तुम लोग जब बन बनाते हो सर का, हेयरपिन नहीं होता, हेयरपिन, हार्पिन कह रहे हैं, हेयरपिन कह रहे हैं, ये यू शेप के हेयरपिन नहीं होते, उस शेप के होते हैं, ओके। इट रन्स इन द मेड्यूला, समझ में आया? ग्लोमेरुलस ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स में था, तो लूप ऑफ हेनली ये वाले पार्ट में, मेड्यूला वाले पार्ट में, समझ में आया? समझो इसको, नहीं समझ में आया। It has a descending loop that ends into the medulla and an ascending loop that extends back from medulla into the cortex. यानी कि जो डिसेंडिंग लूप है वो नीचे को जाएगा, असेंडिंग लूप फिर से मेड्यूला से कॉर्टेक्स में जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ जाएगा, समझे? अब लूप ऑफ हेनली में ये तो आप लोग को समझ में आ गया। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? ये डीसीटी, ये वाला पार्ट पीसीटी था, ये वाला पार्ट डीसीटी है ना, ये वाला पार्ट डीसीटी है। ये जो डीसीटी है, इट इज कंसिडर्ड एट द एंड पार्ट। पीसीटी तो स्टार्टिंग पार्ट था जो माल्फिजियन बॉडी से कनेक्टेड है, डीसीटी तो एंड पार्ट है ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल लाइंग इन द कॉर्टेक्स रीजन, ये भी कॉर्टेक्स रीजन में होता है ऑफ द किडनी। इट फर्दर ओपन्स अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है।
which receive the waste products and then pour into the pelvics of kidney as urine। यानी कि जो फाइनल जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट इसमें आ जाता है और यूरिन बन के पेल्विस ऑफ किडनी में चला जाता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। जो ब्लड वेसल्स होते हैं इन एंड आउट होते हैं ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अ पेयर ऑफ इनर रीनल आर्टरीज ब्रांच ऑफ फ्रॉम डार्सल आउटर एंड एंटर्स इनटू द किडनी। जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को, ये देखो आर्टरी और वेन चार है, ये सुनो। रीनल आर्टरी फर्दर गिव राइज टू आर्टीरियोल्स। जो और महीन निकल जो आर्टीरियोल्स है वो ये है, आर्टरी से आर्टीरियोल निकल रहा है ना। विच एंटर्स द बोमेन्स कैप्सूल। समझो समझो, मेन आर्टरी तो ये है, आर्टरी से रीनल आर्टरी से आर्टीरियोल निकले जो नेफ्रॉन में घुस गया एज व्हाट, एफरेंट आर्टीरियोल, निफरेंट आर्टीरियोल। ये सुनो, विच एंटर द बोमेन एंड सप्लाइज ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। ब्लड की सप्लाई देखो पापा, आर्टरी कैरीज व्हाट, ब्लड ना, ऑक्सीडेटेड ब्लड ना, वो ब्लड इधर जाएगा। ठीक है, पहले किडनी में जाएगा, फिर वहां से एक आर्टीरियोल में निकलेगा। आर्टीरियोल एफरेंट और रिफरेंट होता है जो उसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, टफ टफ कैपिलरीज है बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे इसको समझते हैं कि जो एफरेंट आर्टीरियोल होता है ब्रेक्स इनटू मैनी कैपिलरीज, वो टफ टफ कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस में होता है। ओके, नॉट लाइक मास कॉल्ड ग्लोमेरुलस विच फिट्स क्लोजली इनसाइड द बोमेन्स कैप्सूल। ये सुनो, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, टफ टफ कैप्सिलरीज जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये सुनो स्टूडेंट, समझो प्लीज। हाँ, द कैपिलरीज फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस reunite together and emerges out from the Bowman's capsule forming an efferent arteriole carrying blood away from the glomerulus। समझे, यहाँ से रीनल आर्टरी गई, आर्टरी में वो आगे चल के नेफ्रॉन के अंदर एफरेंट आर्टीरियोल बनी। वो एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड ग्लोमेरुलस मतलब कैपिलरीज में आई जो कि बोमेन कैपिलरीज में, बोमेन कैप्सूल में फिट है। अब ब्लड निकलना भी तो चाहिए और निकलेगी किससे, इफरेंट आर्टीरियल से। इसीलिए एफरेंट आर्टीरियल, क्योंकि ब्लड बहुत भरभरा के आती है इसलिए मोटा होता है इफरेंट आर्टीरियल। समझे, अभी समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, इफरेंट आर्टीरियल इमर्जेस आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड ब्रेक्स इनटू सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क जिसको हम वासा रेक्टा कहते हैं, विच फर्दर जॉइंस टू फॉर्म वेन्यूल्स। समझे, अब ये जब ये इफरेंट आर्टीरियल निकलेगी, ये फाइनली रीनल वेन से क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, रीनल आर्टरी से एंट्री होती है, रीनल वेन से एग्जिट होता है। समझो, ठीक है। तो जो इफरेंट आर्टीरियल पहले सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा, विच फर्दर जॉइंस टू फॉर्म वेन्यूल्स and these venules join to form a renal vein that opens into posterior vena cava. The entire blood present in a body passes through the kidneys about 350 to 400 times per day। तो समझ में आया, एक किडनी हार्ट के बराबर इंपॉर्टेंट है। हार्ट तो पंप करती है ब्लड, ठीक है, पंप करती है, ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू भरती है, सब कुछ हार्ट में होता है। लेकिन किडनी जो है ब्लड से न्यूट्रिएंट खींच लेती है और वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालती है। और एक दिन में कम से कम 350 से 400 टाइम एट द रेट ऑफ विद द रेट ऑफ 1 to 2 times पर मिनट, मतलब पर मिनट में 2 टाइम क्या होता है, द एंटायर ब्लड जो होता है, मतलब जो ब्लड होता है पास होता है किडनी से, मतलब 1 मिनट में 2 बार पास होता है किडनी में। जिसकी किडनी नहीं होती उसका क्या होगा बताओ, उसका फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं, डायलिसिस करना पड़ेगा और एक टाइम आएगा इंसान मर भी सकता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ किडनी फिर क्या हुआ, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नमक शक्कर का बैलेंस क्यों वो मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, उसको खींच के अंदर, उसको बॉडी से जाने नहीं देता है, नेफ्रॉन उसको छान लेता है, वापस से ब्लड में दे देता है। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो कि टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग पीएच ऑफ द ब्लड, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर, ये भी जरूरी पॉइंट है, प्रेशर मेंटेन करता है आर्टरीज का। गुड, यहाँ तक के आई होप यार आप लोगों का एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो क्लियर हुआ है किडनी का। ये सुनो,
ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी पार्ट्स होते हैं किडनी के, जैसे यूरेटर। यूरेटर कहाँ होता है? यूरेटर कहाँ है? ये है ना यूरेटर, ये यूरेटर है। देखो किडनी से यूरेटर को कनेक्टेड है, किडनी वाली बात तो मैंने बता दी। ये यूरेटर है और ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है और ये यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पे यूरिन हम बहुत देर तक रख सकते हैं, और ये यूरेथ्रा है। अब यहाँ पे ना अगर समझो खुदा ना खास्ता यहाँ पे पत्थर आ गया इस यूरेटर पे, यूरिन यहाँ से पास ही नहीं होगा, समझे। और यहीं पे नहीं पतरी पतरी करते हैं हम लोग, या तो किडनी में होता है या तो यूरेटर में भी आ जाता है कभी कभी, बहुत तकलीफ होती है फिर, नहीं ब्लॉकेज हो गया पाइपलाइन में, वैसे नहीं पानी आ नहीं पा रहा तो सोचो यूरिन पास नहीं होगा। तो यूरेटर्स आर पैक्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम द पेल्विस ऑफ ईच किडनी, जैसे मैंने अभी बताया। अपर हाफ ऑफ द यूरेटर इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन एंड लोअर हाफ इज लोकेटेड इन द पेल्विक एरिया। The tube has thick walls comprised of fibrous and muscular and mucus coat which are able to contract, वो contract और relax होता है। The urine produced in the kidneys constantly flows through, जैसे पाइपलाइन की तरह किडनी से जो भी यूरिन बनता है वो यूरेटर से फ्लो होके कहाँ पे जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। देखो किडनी से जो यूरिन बनता है, मैंने नहीं कहा कि ये पाइपलाइन की तरह यूरेटर में फ्लो होके कहाँ पे जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। द वाल्व्स प्रेजेंट इन द यूरेटर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ यूरिन, इसमें वाल्व भी होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ यूरिन प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब देखो यहाँ पे सब भर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में सब यूरिन भर जाती है, लेकिन बैक फ्लो होने नहीं देती जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है उसमें, क्योंकि वाल्व्स होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में इट इज अ थिन वॉल्ड पैर शेप सैक, देखो ना पैर शेप सैक है ना, पैर की तरह दिख रहा है, फ्रूट पैर, पता है कि नहीं? तुम्हारे पैर नहीं। ओके, यूरिन एंटर्स द ब्लैडर वाया यूरेटर्स एंड एग्जिट्स वाया यूरेथ्रा। तो निकलती कहाँ है यूरिन से? देखो ये यूरेथ्रा है, यहाँ से यूरिन निकल जाती है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल एरिया ऑफ बॉडी नियर द पेल्विक बोन्स, ऑब्वियसली ना पेल्विक बोन्स के पास लोकेटेड है। तो यूरेथ्रा क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल थ्रू विच यूरिन निकलती है फ्रॉम ब्लैडर एंड इज कंडक्टेड टू द एक्सटीरियर, यानी कि पेशाब जो निकलती है बाहर की तरफ जाती है यूरेथ्रा से। तो यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स कीप द यूरेथ्रा क्लोज एंड ओपन, जो स्पिंक्टर मसल्स होते हैं वहाँ पे, स्पिंक्टर्स मसल्स होते हैं जो ना बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, तो दे कीप द यूरेथ्रा क्लोज्ड एंड ओपन, मतलब उसको बंद भी करती है ओपन भी करती है। इट ओनली एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, दिन भर नहीं, जब पेशाब करना हो तभी। इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों को एटलीस्ट स्ट्रक्चर जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं और उसके यूजेस मैंने बताए किडनी के या एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब हम चलो देखते हैं, हम तब से मैं बोल रही हूँ कि किडनी यूरिन बनाती है, चलो कैसे बनाती है ये देखते हैं। तो ये जो पूरा जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहला है कि यूरिन इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लिख दो, फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरोपोइसिस। क्या बोलते हैं? यूरोपोइसिस। क्या बोलते हैं? यूरोपोइसिस। और इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि कहाँ होने वाला है ये सारा काम? कहाँ होने वाला है? ग्लोमेरुलस में होने वाला है। जो भी फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, इसका दूसरा नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि जो मैंने पहले ही कहा था आपके ग्लोमेरुलस पार्ट में सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे हैं। ओके, और ये पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। इट इन्वॉल्व द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलस, ये पॉइंट लिखते ना। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड फ्लोज अंडर अ प्रेशर, इसीलिए अफरेंट आर्टेरियल मोटा होता है। दिस इज बिकॉज इफरेंट जो आउटगोइंग आर्टेरियल है वो नैरो होता है और एफरेंट आर्टेरियल मोटा होता है, क्योंकि इनकमिंग ब्लड एकदम स्पीड में आता है। ठीक है, ये मैंने आपको गिव रीजन में आ सकता है एग्जाम में। ड्यू टू दिस हाई प्रेशर द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, जो भी लिक्विड है वो निकल जाता है और वो पास होता है बोमेन्स कैप्सूल से रीनल ट्यूब्यूल में। तो जो भी लिक्विड पोर्शन है वो बोमेन्स कैप्सूल से अभी कहाँ जाने वाला है? ये जो रीनल ट्यूब्यूल में चला जाता है। ठीक है, दिस फ्लूइड विच इज एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल इज नाउ नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ऑब्वियसली जो भी ग्लोमेरुलस से फिल्टर निकलेगा रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक में आता है, या इसको प्राइमरी यूरिन भी बोल सकते हैं।
इट इज हाइपोटोनिक टू द यूरिन, ओके, दैट इज एक्चुअली एक्सक्रीटेड आउट, हाइपोटोनिक होता है उसमें, ठीक है। हाइपो मतलब कम सोल्यूट होता है उसमें। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो पर मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनता है ग्लोमेरुलस से या किडनी से, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड एज GFR। ये एक फिल इन द ब्लैंक के लिए भी आप लोग को आ सकता है, GFR का फुल फॉर्म भी आ सकता है। अब ये तो बात हुई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की कि पहला स्टेप हो गया भाई, मैक्सिमम लिक्विड फिल्ट्रेट बन गई, ठीक है, वेरी गुड। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है? अब वो जो यूरिन, जो प्राइमरी यूरिन निकला रीनल ट्यूब्यूल में गया, यानी कि जो सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, एंटर्स द रीनल ट्यूब्यूल, और अभी भी उसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं इन द फिल्ट्रेट और उसको रीअब्जॉर्ब करना जरूरी है। देखो अगर ये ना हुआ ना तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अब भी जो बचे हैं यूरिन में वो बॉडी से निकल जाएंगे। फायदा क्या, हम लोग इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट फूड खाते हैं और सब पेशाब से निकल जाएगा तो फायदा क्या। इसीलिए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी होना जरूरी है, यानी कि जो भी बचा कुचा न्यूट्रिएंट्स अब भी जो बचा है प्राइमरी यूरिन में तो उसको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। कैसे किया जाता है, यानी कि जो 99% ऑफ मटेरियल्स इन द फिल्ट्रेट फिर से रीअब्सॉर्ब की जाती है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। और एज द फिल्ट्रेट पासिस डाउन द ट्यूब्यूल सम अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब, अब भी उसमें कुछ पानी बचा है। देखो पानी हमें अपने बदन से नहीं जाने देना है, ठीक है। अलॉन्ग अदर यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारी चीजें भी जो बची अभी है प्राइमरी यूरिन में वो रीअब्सॉर्ब होती है, ठीक है, टू द एक्सटेंट विदाउट अफेक्टिंग द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। So depending upon the types of the molecules being reabsorbed, movements into and out of epithelial cells in different segments of nephron occurs either by passive transport or active transport। इसको डिटेल में आपको नहीं जाना, बस ये लाइन याद करना है, इतना याद रखना है कि रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, क्या क्या चीजों का हो रहा है। वाटर एंड यूरिया आर रीअब्सॉर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट लिखना है आपको। बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके, वाटर इज रीअब्सॉर्ब बाय ऑस्मोसिस एंड यूरिया बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो जो वाटर होता है ऑस्मोसिस से होता है, ऑस्मोसिस वर्ड हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे एक पेम्ब्रेन से जब पानी जाता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, और यूरिया होता है डिफ्यूजन से, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है तो डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये 11 में आप लोग को फिर से चैप्टर है इसलिए टेंशन मत लीजिए, वहां डिटेल में पढ़ लो। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ अकर्स बोथ बाय पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो किसका कैसे होता है ये ज्यादा जरूरी है, ओके। तो रीअब्जॉर्प्शन हो गया मैम, 2 स्टेप हो गए मैम, तीसरा स्टेप क्या है, अब भी कुछ न्यूट्रिएंट्स बचे हैं क्या जो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, हाँ अब क्या बचा है देखते हैं, वो फाइनल स्टेप में होगा। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये लास्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप मैम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, दूसरा स्टेप मैम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन था। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। इसमें प्राइमरी यूरिन बनती है, प्राइमरी यूरिन से 99% जो भी सॉल्ट है, पानी है या जो भी मटेरियल्स वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। मेन रीअब्जॉर्प्शन वाटर, यूरिया, ग्लूकोज और सोडियम का होता है। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, ये लास्ट स्टेप है। इसमें पोटेशियम, सोडियम और H+ जो और भी केमिकल जो नहीं निकले हैं फिल्ट्रेशन से वो निकाला जाता है इस प्रोसेस से, ठीक है। ये जो डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम एग्जाम में आ सकता है, यहाँ देखिए आप लोग उसको गौर से देखिए। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है पहले स्टेप में, कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, फिर आइसोटोमिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, अमोनिया यहाँ में जाती है, लूप ऑफ हेनली वगैरह में। हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में जाती है, लूप ऑफ हेनली में जाती है। फिर यहाँ पे जो भी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे होने लगता है। जो सोडियम है, पानी है, वो ऑस्मोसिस से निकल जाता है और बचे हुए चीज़ें एमिनो एसिड्स वगैरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट से निकल जाता है। फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन का पार्ट आ गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और भी बचा हुआ पोटेशियम, हाइड्रोजन
अमोनिया, ये सब निकल जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और जो सोल्यूशन है आगे चल के हाइपोटोनिक यूरिन बनता है। पहले वो हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट था, अब वो हाइपोटोनिक, अब सोल्यूट कम हो गए इसमें, अब बस पेशाब ही पेशाब निकलना है। हाइपरटोनिक में फिल्ट्रेट ज़्यादा थी, वो फिल्ट्रेट यहाँ सब एब्जॉर्ब, मतलब जो सोल्यूट, जो भी इंपॉर्टेंट सोल्यूट्स थे जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, पानी वानी सब निकल गया। अब सिर्फ क्या बचा, हाइपोटोनिक यूरिन बचा। ठीक है, अब वो डीसीटी में जाता है ना हाइपोटोनिक यूरिन, दे आर इंस्टेड, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन में यही सब हो रहा है, दे आर इंस्टेड पास इनटू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय एक्टिवली सेल्स ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स, यानी कि फिर से यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक के फाइनली यूरिन बन के कहाँ निकल आता है, यूरिन जो है, जो भी फिल्ट्रेट बचा, जो लेफ्ट बिहाइंड हुआ, जब कंप्लीशन हुआ सारे स्टेप्स में, जो भी बचता है वो यूरिन है। ओके, वो एक्सपेल्ड आउट होता है। कहाँ से एक्सपेल्ड आउट हुआ, फ्रॉम द यूरेथ्रा इन द, अगर मेल्स में पेनिस के थ्रू, और डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर इन द फीमेल्स। ठीक है, अंडर द इम्पल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का भी काम करना जरूरी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट ऑफ यूरिन इज नोन एज यूरिनेशन और मिक्ट्यूरेशन। ठीक है, इसको हम मिक्ट्यूरेशन या ये फिल इन द ब्लैंक के लिए आता है। तो समरी, आप ये टेबल फॉर्मेट में समरी वापस से अगर मैं आपको समरी करवाना चाहूँ तो इसको गौर से देखिए। समरी ले लेते हैं अभी तक जो मैंने पढ़ाया है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में। सबसे पहले क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, यानी कि जो भी ब्लड प्रेशर जो पुशेस हो रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैप्टर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन के कहाँ हो रहा है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जा रहा है, नीचे मतलब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ब्रिंग बैक मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ जितने मॉलिक्यूल्स बच गए 99%, फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है उसके, जैसे वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स वगैरह। ठीक है, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो रहा है जो थर्ड स्टेप है, उसमें यूरिक एसिड, क्रिएटिन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूल्स वो रीअब्जॉर्ब हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रही है, वो मॉलिक्यूल्स ब्लड से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डाल रही है। फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी हो रहा है बचा कुचा along the length of the nephron और notably in the loop of Henle, और कलेक्टिंग डक्ट में पानी वगैरह वापस से ऑस्मोसिस से बाय एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट हो जाती है। फाइनली एक्सक्रीशन होता है, जो कि यूरिन जब फॉर्म हो जाती है डीसीटी में, फिर वो निकल जाती है ओके बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू। ओके, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वगैरह निकल जाते हैं। तो ये आप लोग प्लीज तीनों स्टेप को अच्छे से पढ़िए। तो यूरिन क्या होता है, यूरिन इज अ क्लियर येलो फ्लूइड हैविंग पीएच अराउंड 6, मतलब थोड़ा एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, द कलर ऑफ यूरिन येलो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, अ पिगमेंट फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यूरिन येलो कलर का क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, जो कि एक पिगमेंट है। कैसे बनता है, ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन से। द कलर एंड पीएच ऑफ यूरिन में वेरी विद डाइट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये भी डिपेंड होता है डाइट पे। तो कंपोजिशन ऑफ यूरिन, एक्चुअली यूरिन में होता क्या क्या है, क्या क्या किससे बनता है। नॉर्मली यूरिन में 95% पानी ही होता है, लेकिन उसके अलावा 5% सॉलिड वेस्ट भी होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन है यहाँ पे दिया अच्छे से टेबल फॉर्म में। ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि यूरिया होती है 2.3 ग्राम पर लीटर, यूरिक एसिड 0.7 ग्राम पर लीटर होता है, क्रिएटिनिन होता है 1.5% ग्राम पर लीटर, एंड अदर्स 2.6 होते हैं, NaCl होता है, KCl होता है, अमोनिया, अदर्स भी दिए गए हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फाइनल टॉपिक, फाइनल नहीं और भी एक टॉपिक है, वो है पहले मिक्ट्यूरेशन करते हैं। अभी मैंने बताया ना, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। Another neural mechanism causing it is called the micturition reflex। ठीक है, होता क्या है, यूरिन जब बनता है वो कंटिन्यूसली नेफ्रॉन में जाता है, रिनल पेल्विस में, यहाँ से वो यूरेटर में जाता है कि नहीं, यूरेटर कनेक्टेड है किडनी से, वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ब्लैडर में इतना यूरिन आ जाता है कि मस्कुलर वॉल्स ऑफ द ब्लैडर एकदम भर जाता है ना, वो उसको प्रेशर देने लगता है, इसीलिए ना तुम लोग को प्रेशर फील होता है सूसू करने के जाने के टाइम। तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं ऑन द वेल्स ऑफ द ब्लैडर, ये रिफ्लेक्सेस सेटअप करते हैं और सिग्नल भेजते हैं हमारे CNS को, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, स्टिमुलेटिंग द सेंसरी नर्व एंडिंग द ब्लैडर, सेंसरी नर्व एंडिंग इन द ब्लैडर। अब सिग्नल मिल गया, फिर हमें एक अर्ज फीलिंग होती है टू पास आउट यूरिन। ठीक है,
आई होप यू नो कि आज अब तुम लोगों को यूरिन कैसे बनता है ये पता चल गया, ठीक है। अब फाइनल टॉपिक क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो ये टेबल आप लोगों को बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने डिसऑर्डर्स है आप लोगों को, ग्लाइकोसूरिया है, डायूरिसिस है, किडनी स्टोन है, गाउट और हेमाटोरिया, यूरेमिया है, किडनी फेलियर, ठीक है। यानी कि किडनी का माल फंक्शन ये सारे डिसऑर्डर्स में लगेंगे, मतलब ये डिसऑर्डर्स कॉज करेंगे। पहला डिसऑर्डर है ग्लाइकोसूरिया, जब व्हेन ग्लूकोज पासिस विथ यूरिन ड्यू टू डायबिटीज मेलिटस, है ना। यहाँ पे लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन होता है इन द बॉडी, इसीलिए होता है। डायूरिसिस में लैक ऑफ एंटी डायूरिटिक एडीएच होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हो रहा है। किडनी स्टोन में मतलब कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स होते हैं, वो किडनी में पत्थर बना देते हैं। गाउट यानी कि यूरिक एसिड जो होता है ना, वो ऐसे जम जाता है, मतलब जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पे वो जम जाता है, क्रिस्टल बन जाता है और डिपॉजिट इन द जॉइंट। कभी भी जॉइंट पेन हो ना, उसमें यूरिक एसिड होने की संभावना होती है, मतलब बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड होती है वहाँ पे, इसलिए जोड़ों में दर्द ज़्यादा होता है। हेमोटूरिया, ये इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक में। इस कंडीशन में आप लोगों को बेसिकली होता क्या है, इसमें जो भी द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन और ट्यूमर अकर्स एंड ऑल्सो ब्लड पासिस विथ यूरिन, बहुत बुरा कंडीशन होता है। यूरेमिया, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड, इसको हम यूरेमिया बोलते हैं। और किडनी फेलियर, जब किडनी बिकम्स पार्शली और कम्प्लीटली अनएबल टू परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये तो बहुत ही बुरा केस होता है। तो बहुत सारे इन्फेक्शंस, इंजरी, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी एक्सेट्रा, द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ किडनीज डिक्रीज होते हैं, लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन लीड टू डेथ। तो सच सिचुएशन में किडनी फेलियर में हम आर्टिफिशियल किडनी लगा सकते हैं, लगाना नहीं होता है एक्चुअली, ये एक डिवाइस होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से निकालते हैं, इसको हम कहते हैं डायलिसिस। यानी कि किसी की किडनी खराब हो तो क्या करें, उसमें से अब कैसे फिल्ट्रेशन होगा, तो ये आर्टिफिशियल किडनी नहीं होती, एक सिस्टम होता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका डायग्राम बता रही हूँ, ये नोटिस करिए, ये है वो डायलिसिस वाला सिस्टम। यहाँ एक्चुअली होता क्या है, देखो ऐसा पेशेंट लेट जाता है और ये डायलिसिस का सिस्टम होता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखो डिटेल में तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो 2 पाइपलाइंस लगी है, एक Dialysis is a process through which waste products are artificially removed from the blood to compensate for the presence of an abnormally functioning kidney. See now actually how the dialysis happens, okay? Just look at the video and try to understand. Diagrammatic तो मैंने दिखाया था ना, अब ये देखिए। Dialysis is a process through which waste products are artificially removed from the blood to compensate for the presence of an abnormally functioning kidney. In a healthy kidney, waste products, excess fluids, and electrolytes such as sodium and potassium are removed from the body in the form of urine. In the case of kidney disease, the loss of kidney function results in the increased accumulation of excess waste, toxins, or fluid in the body, thereby causing other complications such as hypertension, heart failure, pulmonary edema, metabolic acidosis, and hyperkalemia. Dialysis is performed in the following situations. 1. Acute kidney failure, or 2. To remove drugs or poisons from the body. Dialysis could be of 2 types. 1. Hemodialysis. 2. Peritoneal dialysis. Hemodialysis. This is done with the aid of a dialyzer, which is a machine present outside the body, which removes the toxic substances from the blood. A vascular access site is created by first numbing the area with local anesthesia and creating
an arteriovenous graft. By connecting one of the arteries with a vein with the help of a plastic tube. Or an arteriovenous fistula by directly connecting one of the arteries with a vein. Once the graft or fistula has healed, hemodialysis could be performed for the patient. At the start of the process, 2 needles are inserted into the fistula or graft, allowing a circuit to be set up with the dialyzer. Blood flows out of the body into the dialyzer, which consists of filtering fibers that remove waste products and excess fluid from the blood, and a dialysate, which acts as an absorbent solution for undesirable substances in the blood. Blood purified in this manner is returned to the body through the tubing into the second needle at the access site. When the hemodialysis session is complete, the needles and tubing are removed and the patient is allowed to return home. Peritoneal dialysis is done using the peritoneal lining of the abdomen without the external removal of blood from the body. A soft catheter is first inserted into the abdomen near the belly button, creating a port through which the dialysate can enter or leave the abdomen. Each session of the peritoneal dialysis is known as an exchange. The abdominal cavity is first filled with the dialysate using the catheter for a period of time determined by the doctor. Through the peritoneal membrane, waste products and excess fluid are continuously drawn out of the blood into the dialysate, which ultimately drains into a disposable collection bag during the exchange.